तूफान में कश्तियाँ और घमंड में बड़ी बड़ी हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी होनहार मोदी सरकार ने जून 2020 में हमारे देश के किसानों के लिए कृषि सुधार के आड़ में कोरोना काल में जब पूरे देश में महामारी एक्ट लगा हुआ था, उसी समय 3 काले कानून बना दिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में लगभग छोटे बड़े 500 से भी ज़्यादा किसान संगठन मौजूद हैं और इन सभी संगठनों का एक संयुक्त किसान संगठन है। कानून बनाने से पहले इनसे कोई चर्चा नहीं की गई और देश में बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं जो कृषि क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं, उनसे भी कोई बातचीत नहीं की गई। देश के अंदर 28 से भी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं किया गया और ना ही देश भर में किसी प्रकार का कोई सर्वे किया गया। लोकसभा में सरकार अपने बहुमत के दम पर इन तीनों कानूनों को पास करा दिया, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास संख्या बल नहीं है, तो वहाँ पर दादागिरी करके ज़बरदस्ती चिल्लाकर ध्वनि मत से इन तीनों कानूनों को पास करा दिया। और अंत में कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो। और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपना सिग्नेचर करने से पहले ज़्यादा सोचने समझने की हिम्मत नहीं दिखाई और उन्होंने तुरंत इन तीनों काले कानूनों पर सिग्नेचर कर दिया और फिर ज़बरदस्ती 3 काले कानून देश के गरीब किसानों के ऊपर थोप दिए गए। उसके बाद जून 2020 में ही हरियाणा, पंजाब और देश के अलग अलग हिस्सों में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया। देश भर के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक उग्र आंदोलन की शुरुआत कर दी और इन 3 काले कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को गारंटी करने के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर संयुक्त किसान संगठन और सरकार की तरफ से विज्ञान भवन में 12 दौर की बातचीत हुई। इस 12 दौर की बातचीत में किसान नेताओं ने 17 ऐसे पॉइंट निकाल कर रख दिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा खामी थी और सरकार ने खुद कबूल किया कि इन 17 पॉइंट में विवाद है, उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। फिर भी हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब कहीं पर भी पाते फिर रहे हैं कि कोई मुझे बताओ कि कानून में काला क्या है, कोई मुझे बताओ कि कानून में काला क्या है। पहले लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर बकवास किया कि कानून में काला क्या है, फिर मीडिया में आकर गला फाड़ा कि कोई मुझे बताओ कि कानून में काला क्या है, जबकि संयुक्त किसान संगठन के किसान नेताओं ने पूरे देश को हजारों बार बता चुके हैं कि कानून में क्या क्या काला है। बल्कि उन्होंने तो बाकायदा एक बुक ही लॉन्च करके देश को बता दिया है कि कृषि कानून में क्या क्या काला है। लेकिन हमारे गंजड़ी मंत्री को कौन समझाए, इसलिए मजबूरन वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं हमारे देश के 132 करोड़ नागरिकों के साथ साथ मोदी कैबिनेट में बैठे अनपढ़ मंत्रियों को भी आज अच्छे से समझा दूंगा कि ये तीनों कृषि कानून कैसे किसानों के लिए मौत का फरमान है। दोस्तों, कृषि कानून में क्या क्या काला है, इसको विस्तार से समझने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अब आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट तीनों कृषि कानूनों को एक एक करके समझा देता हूँ कि इन कानूनों में क्या क्या काला है। पहला कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब भंडारण नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। दोस्तों, ये पहला नंबर का बिल है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक कानून है, क्योंकि इस कानून से किसान ही नहीं बल्कि भारत के गरीब से लेकर आम उपभोक्ता सबके ऊपर महंगाई की ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लाया गया था। उस समय देश में व्यापारी वर्ग मनमाने तरीके से ब्लैक मार्केटिंग मतलब कालाबाजारी कर रहे थे, इसलिए उस समय के तत्कालीन सरकार ने तुरंत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 वाला कानून बना दिया, जिससे कालाबाजारी करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया था। उस कानून में ये साफ साफ कहा गया था कि आप एक लिमिट, एक सीमा से ज़्यादा स्टोर करके अपने गोदामों में नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यापारी या उद्योगपति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया गया था। उसे आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने उसी कानून को ही चालाकी के साथ अपने हिसाब से संशोधन कर दिया। मोदी कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के कानून में संशोधन करते हुए जो अनलिमिटेड स्टॉक मतलब असीमित भंडारण की सीमा थी, उस सीमा को ही ख़त्म कर दिया। तो अब होगा क्या? अब कोई भी व्यापारी या उद्योगपति किसानों से उनकी फसलों को औने पौने दाम में खरीद कर उसे अपने बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करके रख देंगे,
जिससे उस वस्तु की बाज़ार में कमी होगी। फिर जाहिर सी बात है कि उस फसल का दाम अचानक बढ़ जाएंगे। फिर उसी फसल को 10-20 गुना अधिक रेट में उद्योगपति आम उपभोक्ताओं को बेचेंगे, जिससे देश में महंगाई की चौतरफा मार पड़ेगी। बस 2 कंडीशन को छोड़कर, पहला युद्ध और दूसरा महामारी। लेकिन दोस्तों आप ही सोचो कि युद्ध हर साल नहीं होते और ना ही महामारी हर साल आती है। तो इस कानून के माध्यम से सरकार देश के आम नागरिकों को क्या कहकर बेवकूफ़ बना रही है, उसे भी जरा गौर करें। इस सरकार कह रही है कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसानों को खुला छूट दे रहे हैं कि किसान अपनी फसलों को अनलिमिटेड स्टॉक करके जितना चाहे उतना अपने गोदामों में रख सकते हैं। मतलब कितनी सफाई से देश के उद्योगपतियों के लिए कानून को बनाकर सीधा सीधा भोले भाले किसानों को बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों देश में किसानों की हालत बहुत ख़राब है। ना तो किसान के पास बड़े बड़े गोदाम हैं जिसमें वो अपनी फसलों को लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकेंगे, और ना ही उनके पास उतना संसाधन या समय है कि किसान अपनी फसल को लंबे समय तक एक जगह पर स्टोर करके रख सकें। क्योंकि देश में 80% से भी ज़्यादा छोटे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। वो अपनी फसलों को तुरंत बेचकर अपने कर्जे को ख़त्म करके फिर नया कर्जा लेकर नए फसल की तैयारी करते हैं। मतलब इससे ये साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये कानून देश के किसानों के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया था, बल्कि किसानों की आड़ में बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था। मतलब किसान तो बहाना है, देश के उद्योगपतियों को बचाना है। साथियों, तो पहला कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम पूरा का पूरा काला कानून है। इससे किसान और देश के आम नागरिकों की कोई भलाई होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम उन भोले भाले मासूम किसानों की तरफ देखें जो पिछले 5 महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। वो बेचारे तो अपनी फसल और नस्ल को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आने वाले महंगाई की मार से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज अनाज हमें इतने सस्ते में इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि अभी किसान के हाथ में है। लेकिन जिस दिन ये देश के उद्योगपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएंगे, उस दिन उद्योगपति और व्यापारी उस अनाज का भाव तय करेंगे। मतलब सीधा सीधा भूख का व्यापार करेंगे। दोस्तों अभी भी समय है, देश के अन्नदाताओं का साथ दें। सरकार की दलाली करने और तलवे चाटने से पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए अन्न की ज़रूरत पड़ती है और अन्न देश का अन्नदाता पैदा करता है। इसीलिए भविष्य में अपने बच्चों को भूखा मरने से बचाना है तो देश के किसानों का साथ दें। दोस्तों अब आप पहला कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को अच्छे से समझ गए होंगे कि इन कानून में क्या क्या काला है। अब दोस्तों दूसरा नंबर का जो बिल है उसे समझा देता हूँ आपको। दूसरा नंबर का जो कानून है ये है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता अधिनियम 2020। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से समझ सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन होता है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट्स एंड द प्रोटेक्शंस एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज बिल 2020। दोस्तों इस कानून में क्या क्या काला है इसे मैं आपको 2-3 पॉइंट के माध्यम से अच्छे से बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि इस कानून में सरकार कहती है कि फसल को बोने से पहले किसान और बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उन दोनों के बीच में करार होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले से चल रहे हैं वहाँ पर, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, चाइना वगैरह देशों में पहले से चल रहे हैं। आज वहाँ की स्थिति, वहाँ के किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि वहाँ के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं क्योंकि मल्टीनेशनल जो कंपनी है वहाँ के किसानों को पूरी तरह से चूस रही है। वहाँ की सरकार अपने किसानों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार उसी कानून को भारत में लागू करना चाहती है तो यहाँ के किसानों को नुकसान नहीं होगा? तो क्या सरकार यहाँ के किसानों को भी लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे पाएगी? जो सरकार कृषि क्षेत्र को निजी करने का मन बना चुकी है, भला उस सरकार से सब्सिडी की उम्मीद करना मूर्खता भरा सवाल लगता है। अब दूसरा नंबर का पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो छोटे किसानों की बिल्कुल नहीं चलने वाली है क्योंकि जो बार्गेनिंग पावर होती है वो हमेशा व्यापारियों के पास होता है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की ही दादागिरी चलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कंपनी किसानों को मजबूर कर देंगे कि अपने हिसाब से फसल बोने के लिए। जैसे कि अगर चिप्स बनाने वाली कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में अपना चिप्स फैक्ट्री लगाएगी तो उसे आलू की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी तो धान की खेती के लिए अनुकूल है, तो यहाँ पर धान का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है।
तो अब किसानों को मजबूर किया जाएगा कि वो धान की खेती को छोड़कर आलू की खेती करें। शुरुआत में आलू की थोड़ी सी अच्छी खासी कीमत किसानों को कंपनी वाले दे देंगे, लेकिन जिस दिन आलू की पैदावार अगर ज़्यादा हो गई तो कीमत को गिराकर किसानों का शोषण शुरू कर देंगे और तब तक तो सरकारी मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। तब किसान मजबूरी में ही सही अपनी फसलों को इन कंपनियों को आधे रेट में बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर उस स्थिति में उस बेबस किसान किसके आगे अपना दुखड़ा रोएगा। अगर किसान कंपनी से विरोध करेंगे तो कंपनी कहेगी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो बस हमारा प्रॉफिट देखना है, हम भला घाटा का बिजनेस क्यों करेंगे। किसान भूखे मर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है, सरकार ने कानून ही ऐसे बना दिए हैं, हम तो बस उन कानूनों के हिसाब से काम कर रहे हैं। और किसान अगर उस समय के तात्कालीन सरकार के पास जाएंगे इस समस्या को लेकर, तब वो सरकार भी हाथ खड़ा कर देगी और सीधे किसानों के मुंह पर बोल देगी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन कानूनों को तो देश की संसद ने बनाया है। और जब ये कानून 2020 में बन रहा था तब आप कहाँ सो रहे थे। उस समय के तात्कालीन मोदी सरकार का आपने खुलकर विरोध क्यों नहीं किया, आपने आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा। तब किसान दो तरफा मरेगा, एक तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट उसका गला दबाएंगे तो दूसरी तरफ भ्रष्ट सरकारी तंत्र किसानों को मारेंगे। फिर किसान अपना दुख और पीड़ा किसको जाकर सुनाएंगे। अब तीसरा नंबर का पॉइंट है, इस कानून में तीसरा सबसे बड़ा काला ये है कि अगर किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट करते समय कुछ विवाद हो गया तो इस कानून के हिसाब से किसानों को कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। ये कानून उनको कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं देता है। किसान अपना फरियाद लेकर एसडीएम के पास जाएगा। और आपको तो भारत के भ्रष्ट और दलाल अधिकारियों के बारे में अच्छे से पता है, वो कंपनी से लड़कर किसानों को उनका सम्मान दिलाएंगे कि खुद किसानों को बीच रास्ते में छोड़कर कंपनी के गोद में नहीं बैठ जाएंगे। आज के समय में एक छोटा व्यापारी पैसे के दम पे एसडीएम को नचवा देते हैं, तो क्या कल के समय में बड़ी बड़ी कंपनी पैसे और रुतबे के दम पर एसडीएम कलेक्टरों के पैर में घुंघरू बांधकर उनको नहीं नचवा देंगे। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर के कानून में ये सब काला है। अब तीसरा नंबर के कानून को बताता हूँ आपको। तीसरा नंबर का कानून है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, और इसका इंग्लिश वर्जन होता है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड द कॉमर्स प्रमोशंस एंड द फैसिलिटेशंस 2020। दोस्तों ये तीसरा और अंतिम बिल है और इस बिल में क्या क्या काला है आपको 2-3 पॉइंट के माध्यम से बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि इस बिल में सरकार कहती है कि देश का किसान अपनी फसल को ऊंची कीमत पर देश के कोई भी राज्यों में बिना कोई रुकावट के बेच सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ का किसान हरियाणा में जाकर बेच लेगा और केरल का किसान महाराष्ट्र में जाकर बेच लेगा अपनी फसलों को। लेकिन दोस्तों ये कानून कागज़ में ही अच्छा लगता है, ज़मीनी स्तर पर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप किसान परिवार से आते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसान अपने घर से 25-30 किलोमीटर दूर की सरकारी मंडी में भी बेचने के लिए 100 बार सोचता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज मतलब परिवहन किराया बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन वही किसान 1000 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसलों को कैसे बेच लेगा। और अगर सच में किसान बेच भी लिया तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिससे उसको उसकी फसल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार देश के किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। इस तीसरे नंबर के कानून का ये सबसे बड़ा काला है। सरकार इस कानून में किसानों को सपने तो बड़े बड़े दिखा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सरकार के वादे और दावे ज़मीनी स्तर पर फिट नहीं बैठते, बस कागज़ में ही अच्छे लगते रहते हैं। अब दूसरा नंबर का पॉइंट है इस कानून में कि सरकार के इन तीनों कानूनों में आपको हैरानी इस बात को लेकर होगी कि हज़ारों लाखों शब्दों से मिलकर इन तीनों कानूनों में कहीं पर भी 3 शब्द MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लिखा गया है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी किसानों से कितना ही रेट में उनके खून पसीने से उपजाए फसलों को खरीद सकते हैं। कोई यहाँ पर उनकी कीमत उनका रेट तय नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं पर भी MSP का जिक्र तक नहीं है। अब चौथा पॉइंट, आप इन कानूनों को गौर से पढ़ेंगे तो आपको सरकार का षड्यंत्र पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो 3 कानून हैं ये तो किसानों के लिए बना ही नहीं था। ये तीनों कानून 2-4 उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके फ़ायदे को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्योंकि सरकार ने पहले ही देश के 60% बाजार को उद्योगपतियों के हवाले कर चुकी है।
बचा हुआ था कृषि क्षेत्र, जो 40% बाजार और देश के 60% जनसंख्या को अपने आप में समेटे हुए है। हरामखोरों की नज़र इस 40% बाजार पर पड़ गई और सरकार से 3 काले कानून बनवाने में कामयाब हो गए। क्योंकि मोदी सरकार को वोट जरूर गरीब, मजदूर और किसानों ने किया था, लेकिन फंडिंग तो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों ने ही किया था। इसीलिए सरकार अपने बाप लोगों के लिए कानून लेकर आ गई। भले ही इन कानूनों से देश के करोड़ों किसान और मजदूर परिवार बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, इससे सरकार को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था दोस्तों इन तीनों कृषि कानूनों में काला। इन कानून में और भी बहुत से पॉइंट में विवाद हैं। इन कानूनों में और भी बहुत से काला हैं। अगर सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर इन कानूनों के मेन पॉइंट को लेकर एक वीडियो बना दिया। दोस्तों, देश भर में सरकार और सरकार के अनपढ़ मंत्री और गोदी मीडिया में बैठे दलाल पत्रकार लोग देश भर में ये गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कानून में काला क्या है, कानून में काला क्या है। शर्म आनी चाहिए उन पत्तल चाट पत्रकारों को, उन दलाल लोगों को। अरे भोसड़ी वालों, आप देश के गरीब, बेरोजगार, किसानों, नौजवानों और आम जनता का साथ नहीं दे सकते हो तो उनको बदनाम भी मत करो। आप देश को सच नहीं दिखा सकते तो झूठ को भी बांटते मत फिरो, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी मस्त काम करती है। इस सुबह से शाम तक बस एक झूठ को सभी न्यूज़ चैनलों में बार बार दिखाते रहो तो जनता झूठ को ही सच मान बैठती है और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता है और जनता उल्टा ही राजा की जय हो करने लगती है। दोस्तों, अपने देश के किसानों और मजदूरों पर अन्याय होते नहीं देखा जाता है। मैं एक किसान बेटा हूं और किसान परिवार की समस्या को ज़मीनी स्तर से जानता हूं और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि एक किसान बेटा ही किसान के असली दुख दर्द को देश के सामने मजबूत तरीके से रख सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक दलाल पत्रकार से बेहतर एक छोटा सा यूट्यूबर या सोशल मीडिया क्रिएटर किसानों के ज़मीनी स्तर के प्रॉब्लम्स को देश को अच्छे से समझा सकता है। हमारे देश के किसानों को आज ये बात समझ में ही नहीं, आज तक ये बात समझ में नहीं आया कि कैसे सरकारों ने 70 साल से उनका शोषण किया है। एक कृषि प्रधान देश को कैसे विस्तारवाद और बाजारवाद में ऐसे ही काले कानून ला कर बदल दिया। आज किसानों को बचाने की ज़रूरत है। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की ज़रूरत है। MSP को लीगल गारंटी करने की ज़रूरत है। देश की 70% आबादी के लिए एक अलग से किसान आयोग बनाने की ज़रूरत है, जो कि किसानों की लंबे समय से मांग है। इन्हीं सभी मांगों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने किसानों मजदूरों से वादा करके 2014 और 2019 में उनके वोट लेकर प्रचंड बहुमत से सरकार तो बना लिया, लेकिन आज वही सरकार उल्टा देश के किसानों के साथ साथ पूरे भारत की सरकारी संपत्ति को निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशंस की आग में झोंक रही है। इस अहंकारी और तानाशाही सरकार ने पूरे देश को अपने 2-4 मित्रों और धन्ना सेठों के हाथों बेच दिया है। इसने रेल से लेकर सेल तक और LIC से लेकर BSNL तक सबको बेचकर अब देश के किसानों को बेचने की तैयारी कर रही है। इस घमंडी सरकार को अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, हम अपने देश के किसानों को नहीं बिकने देंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले समय में मैं इस चैनल पर किसानों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके हक और उनके संवैधानिक अधिकार के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।